हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फेज़ रूल की। फेज़ रूल ये आपकी यूनिट 4 का पार्ट है। फेज़ एक फिज़िकल स्टेट से कोरिलेट हम कर सकते हैं। फेज़ यानी कि अलग अलग फिज़िकल स्टेट। ये फेज़ रूल स्पेशली हम कोरिलेट करते हैं, अप्लाई करते हैं जहाँ हमें इक्विलिब्रियम सिस्टम को स्टडी करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये फेज़ रूल यानी कि एक रूल है, इसमें इस रूल का यूज़ हम हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम सिस्टम के उस लिए करते हैं। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम सिस्टम के इसके लिए करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया फेज़ रूल। एंड दिस फेज़ रूल वॉज गिवन बाय विलियर्ड गिब्स। गिब्स फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में एक जनरलाइजेशन दिया था। दिस जनरलाइजेशन वाज गिवन बाय द विलियर्ड गिब्स एंड दैट जनरलाइजेशन जस्ट टू एक्सप्लेन द हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम सिस्टम। एंड इन दिस रूल, actually in this rule there are some terms we use, some terminology we use. One term is the number of degree of freedom, another term is the number of component, and next term is the number of phases. Here P is correlate with phase, C for the component, and F for the degree of freedom. And we can see here that here this phase rule is F is equal to C minus P plus 2. राइट, सो दिस इज़ योर फेज़ रूल। द ओवरऑल हम जितने भी फेज़ रूल पढ़ेंगे यानी इसी फेज़ रूल पर ही हम सारा का सारा कंसंट्रेशन रखेंगे। एंड इन दिस फेज़ रूल यू कैन सी हियर दैट दिस फेज़ रूल इज़ इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द temperature and pressure. That's temperature and pressure that's are used here as a variables जो किसी भी सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट नॉट बाय एनी अदर वेरिएबल like gravity, electrical or magnetic force, or by any surface action. So this temperature and pressure and concentration, these three are the important variables that's actually taken here which influence the system. And when we take all these three factors in our mind, we explain this Gibbs phase rule, that is F is equal to C minus P plus 2. So हमने अभी आपसे बात की किसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट एंड फेजेस, यानी ये कुछ टर्म्स है। तो सबसे पहले हम देख लें कि इन टर्म्स का यहाँ पर क्या रोल है। व्हाट आर दीज टर्म्स। फर्स्ट टर्म है फेज, जैसे कि नाम है फेज रूल, तो सबसे पहले हम लेते हैं फेज टर्म को। अच्छा, जैसे हम कभी देखते हैं, अगर हम कभी एक ग्लास वाटर लेते हैं और उस एक ग्लास वाटर में अगर हम एक आइस क्यूब को डाल दें तो हमें तो साफ क्लियर नज़र आएगा कि हाँ आइस क्यूब ऊपर तैरेगा और जो आइस क्यूब फ्लोट कर रहा है उसके जस्ट नीचे एक सरफेस लेयर होगी वाटर की, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम एक ऑयल ले लें, एक ऑयल किसी ग्लास में ले लें और उस ऑयल के ऊपर हम थोड़ा सा वाटर डाल दें, तो अगर ग्लास अगर ट्रांसपेरेंट है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने लिया हुआ है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हमारा वो ग्लास है या बीकर है या कोई बाउल अगर हम ले लें, उसमें भी हम देखेंगे बहुत क्लियर एक लाइन हमको नज़र आएगी। यानी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, फिर भी एक क्लियर डिस्टिंक्ट मार्जिन आपको नज़र आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सिंपल चीनी की, तो चीनी एक क्लियर सॉलिड फॉर्म है। अगर हम उसके साइड में चीनी के क्यूब्स अगर हम रख दें और सॉल्ट के क्यूब्स रख दें, उनको अगल बगल रख दें, तो उनको हम देख सकते हैं कि हाँ भाई एक का शेप अलग है, एक का शेप अलग है, करेक्ट। यहाँ सॉलिड स्टेट है सेम, उसके बाद भी उनको आप सेपरेट कर सकते हो। पर अगर एक ग्लास पानी में अगर आपने सिंपल चीनी का 1 चम्मच मिला दिया और आपने उसको शेक कर दिया, अच्छे से प्रॉपरली चीनी को मिक्स कर दिया, तो आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर होमोजेनस सोल्यूशन आपको मिलेगा, करेक्ट ना। यानी अगर जो चीनी थी वो चीनी टोटली वाटर में मिक्स हो गई, क्या बन गया, सोल्यूशन। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझ में है कि चीनी पानी में मिली, सोल्यूशन बन गया। यानी चीनी पानी में मिल सकती है लेकिन ऑयल वाटर में नहीं मिल सकता। यहीं पर फेज़ की डेफिनेशन आती है। यानी एक फेज़ वो होमोजीनस हमारा फिज़िकली डिस्टिंक्ट पार्ट है उस सिस्टम का जिसको हम किसी भी तरह से सेपरेट कर सकते हैं उस सिस्टम में बाय एनी मेथड, बाय एनी प्रॉपर मेथड। चाहे हम फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट कर लें, चाहे हम उसको
फेनल से सेपरेट कर लें, किसी भी तरीके से। यानी हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि फेज इज़ अ होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेटेड पार्ट of the system which is separated by any other part which have definite boundaries। एक definite exact term है, definite boundaries। ये इस term की importance आप ऐसे समझिए कि जब आप बात करते हैं कि एयर की, तो एयर एक डेफिनेट बाउंड्री में नहीं आता। एयर अपने आप में एयर है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसलिए एयर है। लेकिन अगर हम वाटर में ऑयल को मिक्स कर देते हैं, वाटर में ऑयल मिक्स करने पर वहाँ पर क्लियर आएगा आपको बाउंड्री में, तो वहाँ पर 2 फेजेस आपका कंस्टिट्यूट कर रहे हैं सोल्यूशन। लेकिन अगर आपने वाटर को में सॉल्ट या शुगर को मिक्स कर दिया है तो वहाँ पर आपके दोनों ही कंपोनेंट मिल के, दोनों अच्छे से, वाटर भी है सॉल्ट भी है, लेकिन अगर मिक्स हो जाएंगे तो एक होमोजीनियस सिस्टम को फॉर्म करेंगे। वहाँ पर फेज़ 1 ही रहेगा, गैसियस मिक्सचर 1 ही रहेगा। यानी अलग अलग फेज़ हैं। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट होंगे। हम ऐसे होमोजीनियस पार्ट सिस्टम को हम फेज़ कहते हैं जहाँ पर प्रॉपरली हम उसको किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट कर सके, उसको हम फेज़ कहते हैं। करेक्ट ना। दूसरा टर्म आता है कंपोनेंट, जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है कंपोनेंट। अच्छा, एक यहाँ फिगर आपको नज़र आ रही, ये फिगर से आपको क्या दिख रहा है? फिगर में क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर हम फिजिकल कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का CO2 ब्रेक होके निकल सकता है। करेक्ट ना। एक डिकम्पोजिशन आपको याद होगा जहाँ CO2 डिसोसिएट हो जाता है और CaO अलग रह जाता है। ये हमने आपको बताया, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये आगे अभी यूज़ में आएगा। सबसे पहले हम देख लें कि कंपोनेंट है क्या चीज़। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर में H2O लिक्विड फॉर्म में भी है और H2O आइस फॉर्म में भी है। करेक्ट। और H2O वेपर फॉर्म में भी है। अगर H2O तीनों फॉर्म में है, पर है तो वो H2O ही ना। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो कि तीनों फेजेस में प्रेजेंट है वाटर सिस्टम में, तो वो है तो एक ही केमिकल फॉर्मूला। करेक्ट ना। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। तो दूसरा एक और मान लो, अगर हम ये मान लेते हैं सल्फ़र का, तो सल्फ़र चाहे हम रोम्बिक सल्फ़र कहें, चाहे हम मोनोक्लिनिक सल्फ़र कहें, चाहे हम सल्फ़र वेपर कहें, चाहे लिक्विड सल्फ़र कहें, कुछ भी हम कहें, हर जगह हम सल्फ़र का फॉर्मूला तो ऐसे ही रखते हैं। यानी एक बात जो क्लियर हुई कि किसी भी सिस्टम का वो स्मॉलेस्ट कंपोजिशन जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले से जिस फेज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका कंपोनेंट होता है। जैसे आइस में आइस H2O के फॉर्म में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो वाटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना हो तो भी हम H2O ही कहेंगे, चाहे हम वेपर की फॉर्म में कहेंगे तो भी H2O ही कहेंगे। यानी द कंपोजिशन ऑफ ईच फेज प्रेजेंट expressed either directly or in the form of chemical equation that is known as component. So what is component? Component is the part of the system by which you actually represent in terms of chemical formula. Correct. Here this component may be zero, may be negative, all that are acceptable. फेज ज़ीरो नहीं हो सकता पर कंपोनेंट ज़ीरो भी हो सकता है, और ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोसिएशन में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 रखते हैं। पर अगर हमको सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को ही डिस्कस करना होगा तो वहाँ पर हम उनका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के टर्म्स में। वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़ीरो कर सकते हैं। या अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सप्रेस करना होगा इक्विलिब्रियम, वहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट को ज़ीरो कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि ज़ीरो या नेगेटिव क्वांटिटी भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से। ओके। इसी तरह से अगर हम अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन की बात करेंगे तो उसका डिसोसिएशन भी हम कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब अगर गैसियस स्टेज में है तो ये वन कंपोनेंट सिस्टम होगा, पर अगर हम अमोनिया या HCl का कंसंट्रेशन घटा या बढ़ा देंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये और ज़्यादा कंपोनेंट का हो जाए, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इक्विलिब्रियम सिर्फ अमोनियम क्लोराइड के टर्म्स में नहीं रहेगा, बल्कि जो भी हमने कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा लिया हुआ है उसका टर्म भी हम कंसीडर करेंगे, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। इसीलिए वहाँ वो 2 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा।
करेक्ट ना, ये क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अच्छा कभी भी आइस को देखा है? आइस को सभी ने अपने घरों में अपने फ्रीज़र में गर्म उसको फ्रीज़ किया होगा, और आइस हम सबको पता है फ्रीज़र में बनती है। अच्छा, जब कभी हम आइस को फ्रीज़र से निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है? लिक्विड में हो जाता है, लिक्विड में टर्न हो जाता है। जो लिक्विड अगर हम उसको हीट करते हैं तो किस में आ जाता है? वेपर में आ जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर फ्रीज़र का टेम्परेचर क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री। जो रूम टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेटली 25 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब आप बॉइलिंग करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पर वेरिएबल क्या हुआ? टेम्परेचर। करेक्ट ना। अब अगर आपका वाटर वेपर है और अगर आप थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दो, तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो? टेम्परेचर को कम रखो और प्रेशर को अप्लाई कर दो, तो वहाँ पर क्या होगा? जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे और लिक्विफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। करेक्ट ना। यानी प्रेशर भी यहाँ पर आपका एक वेरिएबल हो गया। यानी वो सभी वेरिएबल्स जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, जो रिक्वायर्ड हैं किसी एक हेटेरोजेनस सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। So degree of freedom is the number of independent variables like temperature, pressure and composition which are specified to describe a heterogeneous system completely, that's are known as degree of freedom. Generally it is of two type. One is the invariant. Invariant degree of freedom. Invariant हम कब कहेंगे? जहाँ पर कोई भी variable ना हो, कोई भी variable नहीं है तो उसको हम कहेंगे invariant degree of freedom। और जहाँ पर डिग्री ऑफ जहाँ पर वेरिएबल अगर एक भी है तो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुई, और उसको हम कहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम कहेंगे यूनिवेरिएंट। दिस वन इज टर्म्ड एज ए यूनिवेरिएंट, राइट, यूनिवेरिएंट। और अगर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 2 है तो इसको हम कहेंगे बाईवेरिएंट। ओके, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो उसको हम कहेंगे ट्राईवेरिएंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर सिस्टम की जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट पे वाटर के तीनों फेजेस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफिक होता है। क्योंकि स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर होता है इसीलिए उसको हम इन्वायरेंट सिस्टम कहते हैं। वहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 0 है। अगर हम किसी कर्व की बात करते हैं तो कर्व में सिंपल, जब हम कर्व की बात करेंगे तो कर्व में वहाँ पर या तो टेम्परेचर वेरिएबल होता है या प्रेशर वेरिएबल होता है। चलो हम कर्व की बात नहीं करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर लिया, वाटर में आपने थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट डाल दिया और रूम टेम्परेचर पे आप उसको डिज़ोल्व करते जाते क्या होता है? धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है। जब वो डिज़ोल्व हो जाता है फाइनली आप क्या करते हैं? थोड़ा और ऐड करते हैं, थोड़ा और, धीरे धीरे डिज़ोल्व करते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि सॉल्युबल होना ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे नीचे क्या होता है? सेटल होने लगता है ना, ठीक है, तो सेटल होने लगता है। अब आप क्या करोगे? थोड़ा सा आप उस वाटर को हीट कर दो। जैसे ही आप हीट करोगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी किस वजह से सॉल्यूट की बढ़ी? टेम्परेचर की वजह से। यानी यहाँ पर किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी किसी सोल्यूशन में किस वजह से बढ़ रही है? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से बढ़ रही है, यानी कि वेरिएबल कौन सा हुआ? टेम्परेचर। वेरिएबल क्या है? नंबर 1 टेम्परेचर है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? 1। तो सिस्टम क्या हुआ? यूनिवेरिएंट। करेक्ट ना। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाईवेरिएंट की। बाईवेरिएंट इज अ सिस्टम वेयर 2 वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड। सपोज अगर हम PV इज इक्वल टू टी, PV इज इक्वल टू NRT की हम बात करें, बॉयल्स लॉ या गैस लॉ या चार्ल्स लॉ, सबके कॉम्बिनेशन जो हमारी गैस इक्वेशन बनती है, वहाँ पर PV इज इक्वल टू NRT हम बात करते हैं। पर किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक वैल्यू हमेशा हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती, यानी वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 2, क्योंकि वेरिएबल हमारी 2 है। तो इसलिए सिस्टम क्या हुआ? बाईवेरिएंट। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हम मिक्सचर ले लें, उस जगह पर कंसंट्रेशन भी हमारे लिए एक वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन भी आ गया तो यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हो गए? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? 3। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राई वेरिएंट। करेक्ट ना। यानी ओवरऑल जो है हमारे 4 तरह के हम
सिस्टम होते हैं, इनवेरिएंट, यूनिवेरिएंट, बाईवेरिएंट एंड ट्राईवेरिएंट. ओके, now this is your example where we use this phase rule to explain water system. In this figure you can see, this is a figure. In this figure you can see this point, this is your critical temperature, and this one is your critical pressure. When this is the point where water exists in vapor form, correct? When you decrease your pressure from below the critical temperature and below the critical increase the pressure below the critical temperature, if you decrease the pressure, you get this curve, AO curve, correct? At here one point you get, this is your boiling point also. At this boiling point the pressure is 1 atmosphere, correct? This pressure is 1 atmosphere. Okay, this here you get this curve, OA curve. Here this is your liquid form and this is your vapor form, correct? So this is vaporization is the process here, and equilibrium exists vapor and liquid. Similarly, when you decrease more pressure, then below your melting point, up to this you get this melting point, that is freezing point, and this freezing point temperature is this one, and pressure is this 4.58 something. And when you decrease more your pressure, then there is a stage occur where solid ice and vapor of water, that equilibrium occur, correct? And if you decrease the pressure, then this CO curve you will get. This CO curve is also termed as fusion curve. At here the equilibrium is in between the ice solid and water liquid, correct now? Clear? So what I said, 3 curves you get actually. 3 curves. One is OA curve where water and liquid is the equilibrium. Second is OB curve where solid and vapor is the equilibrium. And third is your this one curve where liquid and solid all that are clear. Now this clear figure towards you, you can see this figure again, understand again, I repeat. And this point is O point. This O point is known as triple point. At triple point temperature and pressure value is fixed. Important point is that not only this, but here you get actually 3 stable curves, 3 area, 1 triple point and 1 metastable curve. In previous figure there is also one metastable curve is there, and that is dashed figure, dashed OA dash curve. OA dash line is there ना, वहाँ पे एक dash line थी OA dash. अच्छा, एक डिफरेंस समझना, कभी भी अगर हम वाटर की कूलिंग करते हैं फ्रीज़र में, तो उस फ्रीज़र में कूलिंग करने पर कूलिंग करने पर क्या होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करने पर आइस बनती है. पर अगर हम उसको डिस्टर्ब ना करें तो आइस में ऊपर पहले एक लेयर बनती है, अंदर थोड़ा ठंडा पानी ही रहता है, जिसको हम सुपर कोल्ड वाटर कहते हैं. पर अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट में अगर हम कंटिन्यूसली स्टरिंग करते रहें तो फ्रीजिंग जो होगी बहुत प्रॉपरली होगी और वहाँ पर सुपर कूल नहीं मिलेगा, करेक्ट? इसीलिए हमने जो यहाँ पर आपको ये बात बताई, ये नाम गलत हो गया है. दिस इज मेटा स्टेबल कर्व. दिस मेटा स्टेबल कर्व इज OA dash curve, that is in this form like this.
Okay, and that is started with from point O in previous figure. Okay, so concluding is 3 stable curve, 3 areas, 1 ripple point and 1 metastable curve. Metastable curve represent supercooled liquid. Triple point is O point. 3 areas are what? I will discuss that in our next slide. At here 3 curves. The first curve is OA curve, second curve is OB curve, and third curve is the OC curve. In OA curve, there is the equilibrium found between the water, liquid and vapor. So here this curve represent actually a system. Two phases are present because one is the water, another one is the vapor. Correct? And this is one component system, that's why it is represented as a component 1. Okay, so F is equal to C minus P plus 2. That's mean you get the value here 1. Because this value is 1 here, that's why the system, this OA curve system is univariant. Got it? For next curve, OB curve. For this OB curve, same thing. Two phases are present. One component is present. Hence, 1 degree of freedom. Hence, system is univariant. And in the last, for OC curve, that OC curve, OA curve is the vaporization curve. OB curve is your sublimation curve. That curve for the equilibrium between the solid ice and vapor, water vapor. And OC curve is fusion curve where the fusion of solid ice takes place. So there is the equilibrium actually maintained between the solid ice and liquid water. And same for all that curve system, this degree of freedom is 1. So it shows variable is only 1. In one case it is temperature, in another case it is pressure. That's why this system is univariant. Got it? Now 3 areas are also there. What are 3 areas? One is the AOC. In figure you can see there is the AOC figure, BOC figure and AOB figure. This AOB area, that is the triangle actually. So at there, this is your AOC represent vapor phase. This BOC represent your solid phase, solid ice phase, and this AOB is the liquid phase. Correct? These 3 phases, phase here 1, component is 1. So degree of freedom F is equal to C minus P plus 2. Phase only 1, component 1. So F is 2. Because F is 2, so degree of freedom is 2. So the system is bivariant. I repeat, for all areas which may be vapor, either solid or liquid, for any phase, variables are 2, temperature and pressure both. Hence, this is a bivariant system. Correct? Now, next is triple point. Triple point is a point where all 3 phases can coexist here. Temperature fixed 0.0078 degrees centigrade. Pressure, that is 4.18 millimeter of mercury, approximately this one. So temperature is fixed, pressure is fixed. No matter of concentration. Temperature and pressure both are variable here. But in case of triple point, there is no variable. So there is no variable. This you can calculate also, that phases, all 3 phases are coexist. Component is 1. Component is 1. Phases can coexist. So 3 phases are there. So overall calculation 0. So with this formula you calculate that degree of freedom is 0. System is invariant. So this topic is very important topic. For this triple point, you calculate the degree of freedom. Triple point, that is degree of freedom is 0. System is invariant.
for this areas, bivariant, and for curve it is univariant. Okay, so these are the main important point. There are some limitations and some advantages for this phase rule are that this phase rule is applicable only in case of phase rule is applicable for both chemical and physical equilibrium. Phase rule is applicable for both chemical and physical equilibrium. Phase rule is applicable to macroscopic system and hence no information is required regarding the micromolecular or microstructure. Or we can conveniently classify equilibrium states in terms of phases, component or the degree of freedom. The behavior of system can be predicted under different conditions according to phase rule. So these are the main advantages of phase rule. Some limitations are that phase rule is applicable only for systems which are in equilibrium. It is not much in use for those systems which attain the equilibrium state very slowly. Correct. Second, only 3 degrees of freedom, that means temperature, pressure and concentration, that's are allowed to influence the equilibrium system, not other than that. जैसे कि हमने शुरू में ही बात की थी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक सरफेस टेंशन या इलेक्ट्रिकल कंडीशंस, मैग्नेटिक कंडीशन, ये सब इसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं. Okay, under the same condition of temperature and pressure, all the phases of the system must be present there. कोई एक अगर गायब हो जाएगा तो उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा लिमिटेशन में आ जाता है इसके अकॉर्डिंग. एंड लास्ट पॉइंट इज इट कंसीडर ओनली द नंबर ऑफ फेजेस रादर देन देयर अमाउंट. मतलब फेज़ कौन सा है, सिर्फ ये कंसीडर करता है कितना फेज़ है, कम अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में, ये इसमें प्रेजेंट नहीं होता है. तो हमने क्या बात की, फेज़ रूल क्या है. फेज़ रूल इज़ एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू. उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ हुए, फेज़, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनके हमने डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशंस किए. फिर उनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए. फिर हमने डिस्कस किया उनकी एप्लीकेशन फेज़ रूल की वाटर सिस्टम में. होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू.